हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। यह है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 का फिजिक्स का पार्ट 12। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इको से है। सबसे पहले तो ये समझना होगा इको क्या होता है। एक्चुअली जब हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं और सामने में कोई बहुत बड़ा सा अगर ऑब्स्ट्रकल हो तो उसमें क्या होता है, साउंड टकराता है और साउंड टकरा के रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो वही आपको खुद का ये आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ेगा, इसको बोलते हैं इको। आपसे पूछा जाएगा इको किस नियम पे काम करता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एन इको कम्स बैक इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में इको, जब भी आप आवाज़ निकाल रहे हैं वो आवाज़ 3 सेकेंड में आपके पास दोबारा से आ रहा। इफ द स्पीड ऑफ साउंड का स्पीड दिया हुआ 342 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो हमको पता है कि जब साउंड यहाँ से आप क्रिएट करें, यहाँ से साउंड क्रिएट करें और यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा सा ये है पर्दा है, साउंड इस पर जा रहा है, इस पर टकरा कर दोबारा से रिटर्न यहाँ पर आ रहा। तो साउंड को जाने में और आने में जो टोटल टाइम लग रहा, तो टाइम लग रहा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड टाइम लग रहा, पर 3 सेकेंड तो जाना और आना दोनों तरफ का टाइम है। तो हमको लेना इसमें से क्या होगा, टाइम का आधा, क्योंकि हमको एक तरफ का डिस्टेंस ही तो लेना है। और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दिया हुआ है 342, टाइम दिया हुआ है 3/2। हम 3/2 इसलिए आधा टाइम ले रहे हैं क्योंकि टाइम जाने और आने दोनों का दिया हुआ है 3 सेकेंड में। ये हो रहा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 1 बार में, 7 बार में, 1 बार में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा, 3, तो इससे हो जाएगा ऑप्शन ए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 513 आ जाएगा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा और जिससे टकरा के साउंड आ रहा, रिटर्न आ रहा, कितना दूरी होना चाहिए। तो ये होता है 17.2 मीटर। 17.2 मीटर होता है, 17.2 मीटर। अब देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप 17 को आंसर में कंसीडर कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय एन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, साउंड क्या हो रहा, साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा और रिपीट हो रहा। रिपीटेशन, तो साउंड का रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। ये होता है परावर्तन के नियम पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ए बॉय क्लैप्ड नियर अ रॉक एंड आफ्टर 3 सेकेंड ही हेयर्ड इको। 3 सेकेंड के बाद इको सुनता है। ठीक है, स्पीड जो आपको दिया हुआ है साउंड का वो दिया है 346 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड रॉक। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दिया हुआ है 346, टाइम आपको 3 ना लेकर 3 का आधा लेना है। 3 का आधा इसलिए लेना है क्योंकि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ से टकरा के आ रहा है, जाने और आने दोनों में टाइम लग रहा है। टोटल कितना, 3 सेकेंड लग रहा। आपसे दूरी पूछा है तो एक तरफ का दूरी पूछा है, तो जाने में साउंड को कितना टाइम लगा, 3/2। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 1, 7, 3, तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। देखिए लास्ट में इसका भी 9 है और इसका भी 9 है, तो क्या ये 173 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 219 आ सकता है क्या, नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। यूनिट डिजिट से आप देख लो, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी राइट है। बाई विच अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 17 मीटर अप्रॉक्सीमेट हैपन। 17 मीटर की दूरी पर कौन सा ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फेनोमेनम होता है, तो ये होता है इको होता है, ऑप्शन सी। कि आपको अगर इको सुनना है तो आपको साउंड का सोर्स से जिस सरफेस से टकरा के साउंड रिटर्न आ रहा उसका दूरी होना चाहिए 17.2 मीटर। तो लगभग यही लिखा हुआ है 17 मीटर के अप्रॉक्सीमेट में इको जनरेट होता है। अगला है टू हियर डिफरेंट इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए। आपको अगर इको सुनना है तो आपका सोर्स का जनरेट जहां हो रहा और जिस सरफेस से टकरा के आ रहा उनके बीच का दूरी होना चाहिए 17.2, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। What are the roof and the wall of the auditorium covered to reduce the echo। ठीक है, किसी भी ऑडिटोरियम में या फिर आप जब सिनेमा हॉल में जाओगे या किसी भी बड़ा जगह पर जहाँ पर मीटिंग वगैरह होता है तो उसका जो वॉल बना होता है ना, वॉल देखोगे वो लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का वुडन रहता है। वुडन रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा छेद भी किया हुआ रहता है। ठीक है, ताकि वो साउंड को क्या करे, सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि साउंड को अगर सोखेगा नहीं तो साउंड क्या होगा, टकरा के रिटर्न आएगा, और टकरा के अगर रिटर्न आएगा तो क्या हो जाएगा, इको जनरेट होगा। तो यहाँ पर मेटल होगा नहीं, रबर होगा नहीं, प्लास्टिक होगा नहीं, तो ये हो जाएगा फाइबर बोर्ड, लकड़ी का जनरली बना रहता है। आजकल थोड़ा सा ना सॉफ्ट मटेरियल का भी आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
echoes may be heard more than once due to successive और मल्टीपल इको किस वजह से हम लोग सुन पाते हैं? तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम लोग अपना इमेज देख पाते हैं, ठीक है, या किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हम लोग को इको जनरेट होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से इको जनरेट होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। टू हेयर डिस्टिंक्ट इको, आपको अगर अलग अलग इको सुनना है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, ये होता है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड अगर आपको इको सुनना है, ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ बोले, ठीक है, सामने एक बहुत बड़ा सा पर्दा है 17.2 मीटर पे, वो इको मेरा कान तक जब आएगा तो उसके बीच में जो है ना मेरा साउंड जनरेट करने और साउंड को कान तक आने में दोबारा टकरा कर उसका बीच में दूरी 1/10 होना चाहिए। 1/10 का मतलब हो गया 0.1 सेकेंड। इको सुनने के लिए आपका साउंड का प्रोडक्शन और दोबारा जब इको आ रहा है उसके बीच का गैप कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन में ये कितना देर तक अपना ये बनाए रखता है? 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड, किसी भी तरीका से लिख के आ सकता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ए पर्सन क्लैप नियर द रॉक एंड ही वॉज हेयर्ड इच इको, ठीक है, इको सुनता है 4 सेकंड बाद, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक एंड द पर्सन? अगर साउंड का स्पीड आपको दिया हुआ है 343, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम। आपको स्पीड दिया हुआ साउंड का 346 दिया हुआ है। साउंड को जाने में, साउंड यहाँ से निकला, यहाँ तक गया और यहाँ से जाकर यहाँ तक आया, टोटल लेता है टाइम 4 सेकंड, टोटल 4 सेकंड। तो साउंड को जाने में कितना लगा होगा? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड लगा होगा। तो स्पीड है और टाइम आपको दिया हुआ 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी का 12। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर जिसका लास्ट में क्या है? 2 है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 692। देखो हम लोग यूनिट डिजिट से कर लिए, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। देयर इज एन अकॉस्टिक रेजोनेंस विच इकोज इज द फिक्स रेजोनेंस व्हेन इट इज वाइब्रेट। आपसे पूछा जाएगा स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का स्टडी को हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक बोलते हैं। स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का स्टडी को एकॉस्टिक बोलते हैं। तो बोल रहा देयर इज एन एकॉस्टिक रेजोनेंस विच इक्वल्स इज द फिक्स रेजोनेंस व्हेन इट इज वाइब्रेट। आप देखो रेजोनेंस जो होता है ना, एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि एक फ्रीक्वेंसी आपको इस तरह का एक फ्रीक्वेंसी है, इसका ऊपर जब दूसरा फ्रीक्वेंसी को इम्पोज करेंगे तो ये दोनों जब मिलेगा ना एक बड़ा सा फ्रीक्वेंसी बनाएगा, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, इसमें क्या होता है? पहले एक पुराना फ्रीक्वेंसी जब दूसरा फ्रीक्वेंसी के साथ मिलता है तो एक बड़ा सा क्या बनाता है? फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। सुपरपोजिशन मतलब एक के ऊपर जब दूसरा फ्रीक्वेंसी चढ़ता है तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो ये जो रेजोनेंस का फेनोमेना है ये किस में होता है? ट्यूनिंग फॉर्क में होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सोनार एंड रडार से। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, सोनार जो है, सोनार का फुल फॉर्म और रडार का फुल फॉर्म, सोनार का यूज, रडार का यूज, ठीक है। आइए देखते हैं। सोनार इज ए डिवाइस दैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सोनार का यूज कहाँ करते हैं? सोनार का यूज हम लोग क्या करते हैं? पानी के जहाज में करते हैं ताकि समुद्र की गहराई को नाप सकें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर वाटर, ऑप्शन बी। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सोनार में कौन सा वेव का यूज होता है, तो सोनार क्या करता है? पानी का नीचे देखने का काम करता है, अंडर वाटर देखने का काम करता है। अंडर वाटर से क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक, ठीक है। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है ताकि पानी का गहराई और पानी के नीचे छिपे हुए वस्तुओं को हम लोग ढूंढ पाए, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है द डिवाइस डेट इज यूज अल्ट्रासोनिक। कौन सा डिवाइस अल्ट्रासोनिक यूज करता है? सोनार या रडार? तो ये हो जाएगा सोनार। वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, ये हम लोग यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, ये समुद्र के नीचे गहराई में डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। द एक्रोनेम ऑफ सोनार, सोनार का क्या है फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कौन सा हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन ए इसका राइट है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार में यूज होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड। इकोकार्डियोग्राम इज मोर क्लोजली रिलेटेड। इकोकार्डियोग्राम है जो किससे मोर रिलेटेड है? तो ये डॉपलर इफेक्ट, आप डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़े होंगे। ट्रेन एक जगह जब चलती है, ये ट्रेन है, मान लो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर,
ठीक है। जब ट्रेन इस डायरेक्शन में आएगा ना तो इसको जो फ्रीक्वेंसी फील होगा, इसको जो फ्रीक्वेंसी फील होगा, ऐसा लगेगा साउंड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। लेकिन जब यही ट्रेन क्या होगा, इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा तो साउंड इसको ऐसा फील होगा कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो घटता जा रहा है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, पर ऐसा इस आदमी को फील होगा। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट जो है क्लोजली ये वर्क करता है, इकोकार्डियोग्राम जो है ये डॉपलर इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसीलिए कार्डियोग्राम जब किया जाता है हार्ट का, तो जो है ऑब्जेक्ट को हार्ट के आसपास मूव कराया जाता है। जैसे वो हार्ट के पास जाता है तो उसका जो डायग्राम बनता है, जो एक बनता है ग्राफ की तरह बनता है, ये ग्राफ इस तरह बनता है, तो वो ग्राफ प्रॉपरली आता है। तो ये करता है आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है इकोकार्डियोग्राम। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सोनार। सोनार के हेल्प से हम लोग क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन नहीं, पानी के नीचे हम लोग देखते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय द एनिमल इन फॉरेस्ट, ये भी नहीं। एयरक्राफ्ट पिच, इसको भी नहीं। डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। अंडर वाटर हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं सोनार की हेल्प से। अगला है दी वर्ड रडार। रडार इज डिराइव फ्रॉम, रडार जो है ये वर्ड को हम लोग कहाँ से डिराइव करते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। What is the main instruments in the sonar which are used to find the distance, direction and the speed of an underwater body? ये मान लो एक जहाज है, ठीक है, पानी के ऊपर एक जहाज है, यहाँ पर सोनार लगा हुआ है। सोनार क्या करेगा, ये सी लेवल है, सी लेवल है। सोनार यहाँ से क्या करेगा, एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ेगा, फ्रीक्वेंसी जाएगा यहाँ टकराएगा, और टकराने के बाद यहाँ क्या आएगा, रिटर्न आएगा, ठीक है, रिटर्न आएगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जब ये छोड़ता है, फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, तो मतलब यहाँ से क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया जा रहा है। जब यहाँ पर टकरा रहा है, टकराने के बाद ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ रिटर्न आ रहा है तो इसको कोई ना कोई तो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो सोनार होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमिट करना मतलब भेजना, एक भेजने वाला ये होता है, और दूसरा क्या होता है, रिसीव करने वाला होता है, तो उसी को बोलते हैं डिटेक्टर, पकड़ने वाला। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, which technique is used to determine the depth of the ocean, explore underwater hill, valleys, submarine, iceberg etc। मतलब आपको बोल रहा कि पानी के नीचे जो हम लोग कोई भी चीज़ खोजते हैं वो किस डिवाइस के थ्रू देखते हैं, सोनार के थ्रू। सोनार अल्ट्रासाउंड को यूज करता है, अल्ट्रासाउंड को यूज करता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ऑप्शन सी। लाइट के बारे में देखते हैं, लाइट किस तरह का वेव है, पहले तो ये पूछेगा, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइट का यूज करते हैं हम लोग कहीं भी ट्रेवलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ट्रांसवर्सल वेव हो गया, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट देखते हैं, पहला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल थ्रू अ डैश सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्ज, ठीक है। ये जो होता है अब कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। अब कोलाइडल सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे हम बतलाते हैं। ये एक लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड के अंदर में आप देखोगे कई बार घर में आ जाता है, उसमें बहुत छोटे छोटे, जब उसमें लाइट जलाकर देखोगे ना तो आप देखोगे इतना माइन्यूट पार्टिकल होता है उसके अंदर, इतना माइन्यूट पार्टिकल होता है कि जो आप लाइट के अंदर से ही देख पाते हो कि उसमें जब हाई लाइट को पास करोगे तो आपको दिखेगा। कई बार होता है कि शाम के वक्त जा रहे हो, धूल उड़ रहा, तो लाइट जब आप पास करोगे, लाइट जब मारोगे उसके ऊपर, तो आपको देखिएगा छोटा छोटा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा, उसी को बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल। तो बोला क्या, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, जिस लाइट को आप जला रहे हो आपको फील होगा कि लाइट इधर से जा रहा है, क्योंकि इतना डस्ट रहेगा ना कोलाइडल पार्टिकल का। ये वही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, कोलाइडल पार्टिकल की वजह से ही हम लोग लाइट का पाथ को देख पाते हैं। रे कमिंग फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड बाय द एटमोस्फेयर, ड्यू टू दिस द अपीयरेंट सनराइज इज अबाउट डैश इज एक्चुअल सनराइज। जब भी सूरज निकलता है ना, ये 2 मिनट पहले हम लोग को दिखता है, और सूरज डूबने के 2 मिनट बाद हम लोग को दिखता है। ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट, मान लो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, बैंड हो जाता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में आता है तो क्या होता है, बैंड होता है। तो सूरज से जब लाइट चल के आ रहा है, जब तक वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में है, वहां पर तो किसी भी तरह का एयर या किसी भी तरह का मीडियम है नहीं, वैक्यूम है वहां पर, तो लाइट आ रहा सीधा चल के आ रहा। जैसे वो अर्थ से टकराएगा, अर्थ में क्या है, एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर का डेंसिटी, तो डेंसर मीडियम में जैसे टकराएगा वो क्या करेगा, थोड़ा बैंड हो जाएगा। यही वजह है कि सूरज डूबने से 2 मिनट बाद तक हम लोग को दिखता है, और सूरज उगने से 2 मिनट पहले तक हम लोग को दिखता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड। अगर क्लियर दिख जा रहा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लास जो है,
ग्लास हो गया या फिर वाइट जो प्लास्टिक होता है, वो सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। यहाँ बोल रहा है नॉट क्लियरली, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। कुछ कुछ कपड़ा आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा पतला होता है, इधर से उधर देखोगे आपको दिखेगा पर ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कलर क्रिएटिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्राइमरी कलर। सबसे पहला बात है प्राइमरी कलर होता क्या है, BGR। BGR ब्लू ग्रीन रेड। आपसे पूछा जाएगा टेलीविजन हो गया, मोबाइल का स्क्रीन हो गया, या किसी भी चीज़ में आपका जो प्राइमरी कलर यूज होता है कौन सा यूज होता है, ब्लू ग्रीन और रेड होता है, ब्लू ग्रीन और रेड। तो बोल रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कलर क्रिएटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी कलर। दो प्राइमरी कलर को मिलाकर भी तीसरा कलर नहीं बना सकते, तो ब्लू, अब ग्रीन और रेड को जब मिलाइएगा तब आप ब्लू नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिला के आप दुनिया का हर एक रंग बना सकते हैं। इन तीनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेशियो में मिला के इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर से निकलता है सेकेंडरी कलर निकलता है, जिससे हम लोग बहुत सारा आप सुने होंगे, मतलब जनरली लड़की लोग का जो कपड़ा वगैरह होता है अजीब वगैरह कलर का जो होता है यूनिक सा, लड़का लोग समझ नहीं पाएगा, ठीक है। हम लोग के व्हाइट ब्लैक ग्रीन इतनी काफ़ी है। तो BGR जो है ये प्राइमरी कलर है, तो हम लोग जो ग्रीन और रेड को मिलाकर भी हम लोग क्या है, ब्लू कलर को बना नहीं पाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द रीजन वेयर ऑल द लाइट्स फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा जगह जहाँ पर सारा जो लाइट है वो क्या हो जाता है, मतलब क्या बोलेंगे, सारा का सारा लाइट जो है ब्लॉक हो जाता है, उसको क्या होते हैं, अंबर, ठीक है। द रीजन वेयर ऑल द लाइट्स फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड अम्ब्रा, AMBRA। What is the substance through which the light can pass। जिसके थ्रू लाइट पास हो सकता है वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ओपेक का मतलब होता है चिकना सतह, ठीक है। द प्राइमरी कलर यूज्ड इन टेलीविजन मोबाइल स्क्रीन कुछ भी हो, ये होगा BGR। किसमें है, ब्लू ग्रीन BGR, ब्लू ग्रीन रेड, प्राइमरी कलर है BGR। आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में, निर्वात में जो लाइट का स्पीड है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये आपको किलोमीटर में लिखा हुआ रहे तो आपको कैसा लिखा हुआ रहेगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। यही आपको सेंटीमीटर में पूछ सकता है तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बस यूनिट कन्वर्ट हुआ है और कुछ नहीं। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये वैक्यूम में लाइट का स्पीड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एस्टिमेटेड। वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ होता है लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट डैश इज, स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर को एक तरह से वैक्यूम में ट्रीट करो, 3 × 10⁸, जबकि ये 3 से थोड़ा सा कम होता है, 3 लाख किलोमीटर से थोड़ा कम होता है एयर में लाइट का स्पीड। ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में है। अगला, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फ्लोइंग। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। जो ग्लास है, ग्लास में होता है 2 लाख किलोमीटर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपसे अगर वाटर में पूछा जाए तो वाटर में होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो है ना, ये लगभग होता है 2.999, लगभग 3 लाख। इसलिए बोलते हैं कि हवा में भी जो लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा ग्लास के बारे में और वाटर के बारे में। वैक्यूम के बारे में आप लोग जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। एट वाट मीडियम डज लाइट ट्रेवल मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड किस में होगा, वैक्यूम में होगा, निर्वात में मैक्सिमम स्पीड होगा, ठीक है। द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इज गिवन बाय। क्वांटम थ्योरी को किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। प्लैंक E = h न्यू आप सुने होंगे, E = h न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये जो h है ना, इसी को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। आपसे ये पहले SSC में शायद पूछा गया है कि प्लैंक कांस्टेंट का जो है डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो h क्या होता है, E है एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, जूल, ठीक है। बाई ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है 1/टाइम। तो जब इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा सेकंड।
तो यहाँ से आपको जो निकलेगा प्लैंक कांस्टेंट का, तो ये होगा जूल सेकंड हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, द डेविएशन एंगल इज द लोएस्ट, डेविएशन एंगल सबसे कम किस में होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो भिपक्योर सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है, ये जो है वेवलेंथ का है, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम क्या होगा, डेविएशन होगा। डेविएशन तो रेड कलर का क्या है, रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो डेविएशन क्या होगा, कम होगा। यही बोला था कि सबसे कम डेविएशन जो है किस कलर का होगा, तो रेड का सबसे कम डेविएशन होगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, तो वॉयलेट कलर का होगा। वॉयलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्पल कलर बोलते हैं, तो पर्पल कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ मैक्सिमम पूछा होता तो पर्पल हो जाता। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है। विच ऑफ द ओनली इवेंट प्रूव दिस, ये किससे पता चलता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है, तो ये हो जाएगा पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन अब क्लास 12 में है, जब साइंस बैकग्राउंड से अगर हैं तो पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन की वजह से हमको ये पता चलता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का होता है। द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स डू नॉट प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड, ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट देम सेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस, जो खुद से लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करता है ना उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। ठीक है, तीव्रता वाला मतलब क्या बोलते हैं, जो अपने अंदर से क्या बोलते हैं, रोशनी को, एनर्जी को जनरेट करता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और जो अपने अंदर से एनर्जी को या लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट आर नॉन, जो खुद से अपना लाइट को प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल स्टार्स वगैरह जो है खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो नहीं प्रोड्यूस करता, फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट हो गया, ठीक है, एस्ट्रॉइड हो गया, ये अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस हो गया। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ल्यूमिनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू होता है v बाई सी बाई भी होता है। सी हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, अब भी हो गया स्पीड हो गया लाइट का इन गिवन मीडियम। फॉर एग्जांपल मान लो लाइट का स्पीड जो है ये कितना होता है, 3 लाख 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपको इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर दिया हुआ, आपको 1.5 दिया हुआ है, तो आपसे बोलेगा उस मीडियम में लाइट कितना होता है, 1.5 से काटिए कितना आ जाएगा, 2 बार में 2 × 10⁸। तो यही पूछ रहा है जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो किस तरह स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। तो जो म्यू होता है सी बाई भी। देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, तो म्यू हो जाएगा सी बाई भी। आप याद रखिए म्यू इक्वल्स टू सी बाई भी। वी सी द कलर ऑफ ग्लास एज ग्रीन बिकॉज, आपको बोल रहा कोई ग्लास है जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो लाल गुलाब है वो लाल ही क्यों दिख रहा, ठीक है, या फिर कोई पेन आपको ब्लैक ही क्यों दिख रहा। कोई भी चीज़ जो आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ बोला है आपको ग्लास है जो ग्रीन दिख रहा, जो घास है ग्रास आपको हरा इसलिए दिख रहा है घास, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जब व्हाइट लाइट पड़ रहा है, व्हाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। जब व्हाइट लाइट पड़ रहा है तो वो सारा का सारा कलर को क्या कर रहा है, विपग्योर जो है विपग्योर जब इसके ऊपर गिर रहा है, ये व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन है, व्हाइट लाइट जब उसके ऊपर गिर रहा घास के ऊपर में, तो वो सारा का सारा कलर को क्या कर ले रहा, एब्जॉर्ब कर ले रहा, सारा का सारा कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर को ही क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा। तो हमारे आंख तक पहुंचेगा क्या, ग्रीन कलर पहुंचेगा। यही वजह है इट्स रिफ्लेक्टेड ग्रीन कलर ऑफ लाइट बैक इन आवर आई, आंख जो क्या कर रहा, हरा कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा और बाकी सारे के सारे कलर को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले। उसी तरह आपसे पूछेगा कि गुलाब का फूल आपको लाल क्यों दिखता है, तो उसके ऊपर जब व्हाइट लाइट पड़ रहा, 7 कलर पड़ रहा, तो वो क्या कर रहा, वो जो है सारा का सारा कलर को क्या कर रहा, एब्जॉर्ब कर ले रहा।
सारा का सारा कलर को क्या कर रहा एब्जॉर्ब कर रहा, और ग्रीन कलर को क्या कर रहा, आपको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा, सॉरी रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा, यही वजह है कि हमको गुलाब का फूल जो है लाल दिखता है, घास जो है हरा दिखता है। जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, वही कलर क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। इन विच ईयर डिड रोमर मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम? स्पीड ऑफ लाइट जो है इसको रोमर ने मेजर किया है, ये किस साल में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 1676 में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साइंस में डेट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो 1676 इसको रटना ही पड़ेगा। द थ्योरी बिलोंग्स बिहाइंड स्टार ट्विंकलिंग। आप देखते होंगे रात में क्या होता है ना, आपको लगता है कि एक तारा ना अपने जगह से थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा, ठीक है, मूव कर रहा। कोई भी चीज़ आपको अगर लगे अपना जगह से हटा हुआ है तो आप समझना वहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन हो रहा। आपको कई बार ऐसा बोला जाएगा ना कि आपको कॉइन गिरा हुआ है, पानी के नीचे कॉइन गिरा हुआ है, बाल्टी में कॉइन गिरा हुआ है जिसमें पानी है, तो आपको थोड़ा ऊपर दिखता है। जो मछली है पानी के नीचे, तो वो आपको क्या लग रहा कि आपको लग रहा है कि वो आपके नीचे है, वो थोड़ा सा उस जगह से हटा हुआ रहेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन से हटा हुआ अगर आपको फील हो रहा, तो वहाँ पर क्या हो रहा, रिफ्रैक्शन होता है। तो यह बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर चेंज कंटिन्यूसली, ठीक, कॉन्सिक्वेंसली द पोजीशन ऑफ स्टार इमेज चेंज विद टाइम। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है किस फिनोमेनन पे काम करता है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। आपको पता है कि जो लेयर है एटमोस्फेयर का लेयर है, सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, इस तरह का जो होता है स्फेयर है। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरह जा रहे हैं, क्या हो रहा है, डेंसिटी, हवा का डेंसिटी घटता जा रहा। तो जब लाइट आ रहा, ब्रह्मांड से लाइट आ रहा वैक्यूम में चल के, जैसे वो एटमोस्फेयर में आ रहा तो अलग अलग क्या हो रहा है, लेयर को पार कर रहा। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है, लाइट क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बैंड होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बैंड होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि आपको जो एक तारा एक ही जगह पर फिक्स है वो आपको इधर उधर मूव करता हुआ दिखलाई पड़ता है, इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। Why does a piece of cloth which appears green in sunlight appear black when it is viewed under the red light? ठीक है, कोई कपड़ा है आपको वो ग्रीन दिख रहा, जब उसी कपड़ा को हम लोग देखेंगे रेड लाइट में तो वो ब्लैक दिखने लगेगा। देख लेते हैं यहाँ पर, भिप की ओर वो कपड़ा जो है सारा का सारा कलर को क्या कर दिया, सारा का सारा कलर को जो है एब्जॉर्ब कर लिया। आपको जो रिलीज कर रहा है वो रिलीज कौन सा कलर कर रहा, ग्रीन कलर को रिलीज कर रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा ग्रीन कलर को। जब ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप यहीं पर लाइट जला देते हैं रेड कलर का, रेड कलर का लाइट, रेड कलर का लाइट आपको रेड क्यों दिख रहा, क्योंकि वो सारा का सारा कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा। वो सिर्फ और सिर्फ किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके आँख पर, लाल रंग का लाइट को आपके आँख पे ही कर रहा। तो जब ग्रीन कलर जाएगा, ग्रीन कलर जब टकराएगा रेड लाइट से, तो ये क्या करेगा, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा रेड लाइट, और रेड लाइट क्या करेगा, किसी भी तरह का लाइट को नहीं दिखलाएगा। तो यही वजह है कि जो कपड़ा है वो ब्लैक दिखने लगेगा। फिर से एक बार बतला रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हरा दिख रहा है वो हरा इसलिए दिख रहा क्योंकि जो लाइट है, जितना भी उसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ा, वो सारा का सारा रंग को एब्जॉर्ब कर लिया और ग्रीन लाइट को क्या कर रहा, आपको रिफ्लेक्ट कर रहा। जब वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा तो रेड लाइट में जैसे उसको ले जाएगा तो रेड लाइट क्या करता है, सारा का सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लाइट को छोड़ता है, रेड लाइट को छोड़ता है। यही वजह है कि ग्रीन कपड़ा जो है आपको काला दिखता है। तो बोला द क्लॉथ कंप्लीटली एब्जॉर्ब रेड कलर वेव, क्या कर रहा है, रेड कलर का जो ये है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यही बोल रहा है जो कपड़ा है जो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा उस कलर को जो है लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा। एस्ट्रोनॉट सी द स्काई डैश फ्रॉम द स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट होता है, जो पृथ्वी से बाहर निकलता है, वो जब आसमान को दिखता है तो आसमान ब्लैक दिखता है। आसमान कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा नहीं, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा नहीं तो वहाँ पर किसी भी तरह का कलर दिखेगा नहीं आपको, तो आसमान काला दिखता है। बोला द एनर्जी E1 एंड E2 आर द टू रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ के रिलेशन क्या है हमको पता है। यहाँ पर E इक्वल टू होता है H न्यू। हमको एक फॉर्मूला पता है कि ये जो होता है वेवलेंथ और ये V इक्वल टू न्यू लेमडा। यहाँ से हमको पता चल रहा कि अगर यहाँ पर न्यू लेमडा को रखते हैं तो लेमडा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या एक दूसरे का उल्टा है।
फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा है। हमको पता है फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कैसा हो जाएगा? तो यहाँ से ऐसे भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? वेवलेंथ का होगा। एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ का, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अगर आपको पता है ना तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी जितना कम वेवलेंथ जितना कम एनर्जी क्या होगा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको एनर्जी दिया हुआ कितना 25, दूसरा एनर्जी दिया हुआ 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा λ2 और यहाँ क्या आ जाएगा λ1। तो आपसे λ1 के बारे में पूछा तो λ1 क्या हो जाएगा? यहाँ से काटेंगे 2 बार में तो λ1 जो आ जाएगा 2λ2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, अब एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? वेवलेंथ का। ये अगर पता है तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। Who can be held responsible for the fact that the sun is visible 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset? सूरज उगने से 2 मिनट पहले हम लोग को दिखता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक हम लोग को दिखता है। ये किसकी वजह से होता है? तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको अपना पोजीशन से हटा हुआ दिखे, अपना पोजीशन से हटा हुआ फील हो, तो वहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन दिया हुआ गलत हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला ये भी गलत हो गया, सनलाइट स्प्रेड द स्मॉल ड्रॉप पार्टिकल ये भी गलत। देखिए यहाँ पर दिया हुआ रिफ्लेक्शन। कोई भी चीज़ अगर आपको बोले कि कोई कॉइन है पानी में गिरा हुआ, वो थोड़ा ऊपर की तरफ फील हो रहा है, अपने जगह से हटा हुआ है, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तारों का टिमटिमाना क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आप जब पानी में डालते हो लकड़ी को या पेंसिल को डालते हो, स्कूल टाइम में एक्सपेरिमेंट किए होगे, तो पेंसिल आपको बैंड दिखता है, मतलब अपना जगह से क्या हटा हुआ दिखता है। जहाँ भी आपको पोजीशन से हटा हुआ अगर ऑब्जेक्ट दिखे तो वहाँ हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट है। डैश इज यूज इन येलो लैम्प स्ट्रीट। ठीक है, लैम्प जो होता है, स्ट्रीट लाइट जो होता है, जो येलो कलर का लाइट देता है, उसमें होता है सोडियम। जो अभी देखो वो वाइट वाला है, वाइट कलर का स्ट्रीट लाइट है, तो उसमें नियॉन रहता है जनरली, उसमें नियॉन रहता है, तो ये वाइट लाइट में हो जाएगा, वाइट लाइट में हो जाएगा। और नाइट्रोजन गैस जो है ना, ये टायर में डलाता है, टायर वगैरह में जो हवा भराता है ना, नाइट्रोजन गैस। आपसे पूछा जाएगा एरोप्लेन में कौन सा गैस डलाता है, तो नाइट्रोजन गैस डलाता है। और जो फॉस्फोरस है ना, P3 रेड फास्फोरस, इसको हम लोग माचिस का डिब्बा में यूज करते हैं, मैच बॉक्स में यूज करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस। ठीक है, किसी भी मीडियम का एबिलिटी जो है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज द, इसको बोलते हैं लाइट डेंसिटी। इसको लाइट डेंसिटी कहा जाता है। किसी भी मीडियम को लाइट को रिफ्लेक्ट करने का टेंडेंसी जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट डेंसिटी। व्हेन लाइट इंटर्स द डेंसर मीडियम थ्रू द रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम क्या होता है? आप मान लो जो चीज़ आपको देखने में गाढ़ा फील हो रहा है ना कंपेरेटिवली, वो क्या है? डेंसर मीडियम है। ये मानते हैं डेंस है और ये मानते हैं रेयर है। यहाँ रेयर में एयर ले लो आप, एयर, और यहाँ ले लो वाटर H2O। आपको फील कौन सा होता है कि कौन सा आपको ज़्यादा गाढ़ा फील होता है? तो वाटर जो है एज कम्पेयर हवा, ये क्या ज़्यादा डेंस है। तो बोल रहा है व्हेन लाइट इंटर डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से चला हुआ आ रहा और वो डेंसर मीडियम में जैसे जाएगा तो क्या करेगा? अपना नॉर्मल की तरफ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, लाइट यहाँ से चल के आया और यहाँ बैंड कर गया, तो इसी को बोलते हैं लाइट का मुड़ना, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो वही बोला इसमें, तो कौन सा सही है? द स्पीड डिक्रीज फर्स्ट एंड देन इंक्रीज। गलत बात। द स्पीड इंक्रीज, द स्पीड डिक्रीज। जब लाइट जा रहा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। आपको बोला क्या है? आपको पता है म्यू इक्वल टू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ 1.5, सी का वैल्यू हम सबको पता है 3 × 10⁸ होता है। आपसे भी का वैल्यू पूछा है कि स्पीड कितना होगा लाइट का मीडियम में, तो ये मीडियम में ही है स्पीड। यहाँ 1.5 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, तो भी मीडियम कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है छितरा जाना। आप ले लो हाथ में एक मुट्ठी बालू ले लो और उसको ऊपर की तरफ उछाल दो, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। किसी भी चीज़ को बिखरने को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेनम इज नॉट इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ रेनबो। जब रेनबो बनता है तो कौन सा फेनोमेनम नहीं होता? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है,
और रिफ्लेक्शन जो होता है ये भी होता है। इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता, ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रेनबो बनने के लिए, तो आप यहाँ पर बोलोगे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ये दोनों सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सबसे कम जो रिस्पॉन्सिबल है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला बोला द पार्टिकल्स इन क्लाउड आर लार्जर देन द वेव लेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर इन व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। देखो जो पार्टिकल्स होता है ना, जो बादल है, बादल के अंदर डस्ट पार्टिकल है जो कि वाटर को क्या कर रहा है, पकड़ के रखा हुआ है, वाटर को पकड़ के रखा हुआ है। तो जब ये व्हाइट लाइट चल के आता है ना, सूरज से व्हाइट लाइट चल के आता है तो इन पार्टिकल के ऊपर टकराता है। तो पार्टिकल का साइज ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, सारा का सारा लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, सारा का सारा लाइट को क्या करता है, रिटर्न कर देता है। और सब लाइट अगर रिटर्न हो जाएगा तो सारा लाइट मिले कौन सा लाइट बनाएगा, व्हाइट लाइट, व्हाइट। यही वजह है कि हम लोग को बादल क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। ऑल कलर ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड बाय द अप्रोक्सीमेट सेम अमाउंट, गलत बात है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्कैटर होता है विबग्योर, VIBGYOR, सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा वॉयलेट, फिर होगा इंडिगो, फिर होगा ब्लू, और सबसे कम स्कैटर होगा जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वो सबसे कम स्कैटर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बोला विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, सॉरी ये भी सही होगा। व्हाइट कलर, क्लाउड के बारे में बात किया जा रहा है, क्लाउड के बारे में। क्लाउड में क्या हो रहा, क्लाउड में लगभग सारा का सारा कलर जो है ऐसे जो है हम बतलाएं, ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है कि वॉयलेट जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और रेड सबसे कम स्कैटर होता है। लेकिन ये बात किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, क्लाउड के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो ये बात सही हो जाएगा। क्लाउड क्या करता है ना कि सारा का सारा कलर को इक्वली ये करता है, स्प्रेड करता है। अगर इक्वली स्प्रेड करेगा, यही वजह है कि सारा लाइट मिले क्या बनाता है, व्हाइट लाइट बनाता है, व्हाइट कलर का हम लोग को बादल दिखता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सिंपली पूछता कौन सा सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, तो वॉयलेट, वॉयलेट नहीं दिया हुआ रहता तो इंडिगो, इंडिगो नहीं दिया हुआ रहता तो ब्लू, और ब्लू नहीं दिया हुआ रहता तो ग्रीन दिया रहता, इस तरह का। The color of scattered light depends on the size of the scattering particle. Very fine particle scatter mainly by the, देखो बोल रहा very fine particle scatter mainly, ये किसकी वजह से होगा, विबग्योर की वजह से होगा। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वॉयलेट होगा, फिर होगा इंडिगो, फिर होगा ब्लू, फिर ग्रीन, और सबसे लास्ट में क्या होगा, रेड होगा, VIBGYOR, विबग्योर होगा। तो वॉयलेट दिया हुआ नहीं है, इंडिगो दिया हुआ नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ब्लू कलर। यही बोला है वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली किसकी वजह से होता है, ब्लू कलर की वजह से होता है सबसे ज़्यादा। बोला द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू, कोई भी चीज़ आपको अगर बोले बादल सादा क्यों दिख रहा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बोला पहाड़ काला क्यों दिख रहा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कुछ भी हो, नेचुरल होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपको आसमान ब्लू क्यों दिख रहा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समुद्र ब्लू क्यों दिख रहा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ बोला क्या, क्लियर स्काई, ये बड़ा है और नेचुरल भी है, तो किसकी वजह से होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन दोनों में है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन द एटमोस्फियर ऑफ द साइज, जो एटमोस्फियर में जो छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है, बड़ा पार्टिकल नहीं, छोटा पार्टिकल से क्या होता है, लाइट टकराया, छितर आ गया चारों तरफ क्या हो गया, छितर आ गया। यहाँ लाइट टकराया, छितर आ गया। यही वजह है कि यहाँ पर छोटा सा लेंगे स्मॉल। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से जब लाइट टकराता है तो वो क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल हो जाएगा। यहाँ पर साइज स्मॉल होगा, ना कि ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। दी फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट शो द स्काई एज डार्क। ठीक है, स्काई का बात हो रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ का देख रहे हैं कि सैटेलाइट में बैठ के, सैटेलाइट में बैठ के जब आप ऊपर की तरफ देखिएगा तो आसमान कैसा दिखता है, ब्लैक। आपको बोलेगा मार्स पे एक एस्ट्रोनॉट खड़ा है और वो ऊपर की तरफ देख रहा, वहाँ कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, क्योंकि मार्स पे एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, बहुत पतला है, थिन है। ठीक है, चांद के ऊपर खड़ा होगा कोई अगर एस्ट्रोनॉट, चांद मतलब ऊपर की तरफ देख रहा, तो वहाँ कैसा दिखेगा, ब्लैक, क्योंकि वहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं हो रहा, कोई स्कैटरिंग, वहाँ एटमॉस्फेयर है नहीं, तो लाइट स्कैटर नहीं होगा, लाइट बिखरेगा नहीं, लाइट बिखरेगा नहीं तो लाइट टूटेगा नहीं, लाइट टूटेगा नहीं तो कलर दिखेगा नहीं। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट को जो आसमान है ब्लैक दिखता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, स्काई क्या है, नेचुरल है और बड़ा भी है। अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द लोअर वेव लेंथ, VIBGYOR। वेवलेंथ जो होता है इधर है, वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वॉयलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का। ये दोनों क्या हो जाता है, ये दोनों लगभग इनविजिबल हो जाता है, मतलब गायब ही हो जाता है। तो यही वजह है कि ब्लू दिखता है। ठीक, हायर वेव की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। 111 नंबर, ड्यू टू डैश फेनोमेनम
when light is passed through the suspended particle in the medium, some portion of the light is absorbed and the emitted in all the direction। ये बोल रहा कुछ पार्टिकल है यहाँ पर, कुछ पार्टिकल है, जब लाइट से टकराता है तो कुछ तो लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसका बात खत्म करो, जो एब्जॉर्ब हो जा रहा, कुछ इमिट कर रहा, सब डायरेक्शन में इमिट करना मतलब बिखर रहा, यहाँ लाइट टकराया और लाइट टकरा के चारों तरफ क्या हो गया, बिखर गया छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, पार्टिकल्स गिव्स राइज टू ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, देखो टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग दिया हुआ है, टिंडल इफेक्ट होता क्या है, ये मान लो ये छोटा छोटा पार्टिकल है, लाइट आया यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद लाइट इससे टकराया, लाइट इससे टकराया, फिर इस पार्टिकल से टकराया, इस तरह टकराया, ये जो जिग जैग मोमेंट हो रहा है ना, जिग जैग मोमेंट, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज इन, ये जो मूवमेंट हुआ, यहाँ आया लाइट, यहाँ गया लाइट, फिर यहाँ गया, ये जो जिग जैग मूवमेंट हो रहा है ना पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द मून सरफेस विल एब्जॉर्ब द स्काई, चांद के ऊपर खड़ा होकर अगर आसमान दिखेगा तो आसमान कैसा दिखेगा, ब्लैक। ये पूछ रहा है कि ब्रह्मांड कैसा दिखेगा, तो वो ब्लैक दिखेगा क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। ए स्मॉलर पार्टिकल स्कैटर द लाइट ऑफ डैश एंड डैश कलर, ठीक है, सबसे कम जो होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा ये करेगा। तो ये रेड वाला तो कहानी खत्म हो गया, मतलब ये दोनों गलत हैं। इसमें से देखते हैं, सबसे कम बोल रहा द स्कैटर द लाइट ऑफ वॉयलेट को करेगा, ठीक है, एंड डैश कलर, वॉयलेट के बाद क्या दिया हुआ, इंडिगो दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, मतलब वॉयलेट के बाद ब्लू होगा, ये दोनों सही है, एंड ब्लू कलर मोस्ट, ठीक है। उसके बाद दिया ऑन द अदर हैंड लार्ज पार्टिकल, इधर क्या है, लार्ज पार्टिकल स्कैटर द लाइट किसको रिफ्लेक्ट करने वाला है, तो ये बड़ा कोई रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, लार्ज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल जो है लार्ज वेवलेंथ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, जो सबसे बड़ा है, इधर से देखिए रेड बड़ा है तो पहले रेड को ये करेगा, उसके बाद किसको करेगा, ऑरेंज को करेगा, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा वेवलेंथ वाला छोटा पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होगा, बड़ा वेवलेंथ वाला बड़ा पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। पहले वॉयलेट फिर ब्लू, यहाँ भी पहले क्या होगा, जब इधर से पढ़ेंगे तो पहले रेड फिर ऑरेंज फिर येलो फिर ग्रीन। व्हेन अ बीम ऑफ प्योर व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म व्हाट हैपन, एक प्रिज्म है, यहाँ से लाइट गया टकराया, यहाँ से टकराने के बाद लाइट क्या होगा, 7 कलर में टूट जाएगा, 7 कलर में छूट गया। यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो होगा ना रेड होगा, ठीक है, यहाँ नीचे होगा वॉयलेट, सबसे ऊपर क्या होगा, रेड होगा। ये क्वेश्चन पहले बना है, सीडीएस का क्वेश्चन है कि सबसे ऊपर में जो होगा प्रिज्म से जब लाइट पास करेगा तो सबसे ऊपर में क्या होगा, रेड, और सबसे नीचे में क्या होगा, वॉयलेट होगा। हम बतलाए थे कि जिसका वेवलेंथ क्या है ज़्यादा वेवलेंथ, और जो ये है आपका बैंडिंग ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स करना, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका डिस्पर्सन कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो देखोगे कि रेड जो है सबसे कम बिख रहा है और जो वॉयलेट है ये सबसे ज़्यादा बिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द रे विल बी रिफ्लेक्ट, गलत हो गया, कन्वर्ज, फ्लिक्ट, द बीम विल स्कैटर, बीम क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। क्लाउड कैन बी सीन एज वाइट बिकॉज द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ क्लाउड, इसमें क्या होगा, डू नॉट स्कैटर एनी वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द, ये नहीं, ये सारा का सारा वेवलेंथ को ना स्कैटर कर देगा। समझो लाइट पड़ा बादल के ऊपर और वो सारा का सारा व्हाइट लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, तो सारा जब लाइट मिलेगा तो एक साथ क्या बनेगा, व्हाइट लाइट बन जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला है स्कैटर वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेड कलर, रेड और ब्लू कलर को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में करता तो बादल कैसा दिखता है, रेड और ब्लू दिखता, ऐसा तो होता नहीं। स्कैटर ऑल द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट विथ ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी, यही होगा, वो सारा का सारा जितना लाइट पड़ रहा बादल के ऊपर, सारा का सारा लाइट को क्या कर दे रहा, वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दे रहा, वही हमारे आंखों पे पड़ रहा, हम लोग कैसा दिख रहा, 7 रंग का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर दिखने का वजह यही है कि वो सारा वेवलेंथ जो है उसको क्या कर रहा है, इक्वली क्या कर दे रहा, निकाल दे रहा इंटेंस। अगला है दी आउटर स्पेस लुक ब्लैक बिकॉज, आउटर स्पेस ब्लैक क्यों दिखता है, ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पर जो है स्कैटरिंग नहीं होता है, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्कैटरिंग नहीं होने की वजह से जो है ये जो ब्रह्मांड है वो काला दिखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर इज स्कैटर द डैश। रेड कलर जो है कम स्कैटर होता है, कम छितराता है। यही वजह है कि रेड कलर का यूज हम लोग डेंजर सिग्नल में करते हैं, रोड पे जो सिग्नल लगा हुआ रहता है उसमें करते हैं। तो ये छितराता कम है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया है। रेड कलर जो है फैलता कम है, इसी वजह से हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं सिग्नल में। बाई फॉग और द स्मॉक बिकॉज इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा जो होता है रेड का होता है और सबसे कम किसका होता है, वॉयलेट का होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है रेड कलर का होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है रेड कलर का सबसे ज़्यादा और वॉयलेट का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे कम स्कैटर करता है रेड कलर, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यूज करके हम किस चीज़ को व्याख्या नहीं कर सकते, किस चीज़ का। इसमें है आपको बोला है रीडिंग ऑफ द सन ड्यूरिंग द रेडनिंग ऑफ द सन ड्यूरिंग द सनराइज। सन का जो लाल रंग दिखता है, जो लाली दिखता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। वो क्या करता है कि सारा का सारा डस्ट पार्टिकल जो है लाल रंग को बिखेर देता है। तो ये बात सही है। ठीक है, रेड कलर यूज फॉर द डेंजर सिग्नल। हाँ, डेंजर सिग्नल में यूज होता है, क्योंकि डेंजर सिग्नल क्या है, कम बिखरता है। यही तो बोल रहा है कि इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब लाइट का बिखरना। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई और समुद्र जो ब्लू दिखता है, इसका वजह क्या है, स्कैटरिंग है। ये हो गया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में किसका काम होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट होने वाला है। इन द अब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर द कलर ऑफ द स्काई। अगर एटमोस्फियर गायब हो जाए, चांद के ऊपर एटमोस्फियर नहीं है, तो आसमान कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ब्लैक। When a car is moving through the dusty road, जब एक कार डस्टी रोड से मूव करता है ड्यूरिंग द नाइट, द पाथ ऑफ बीम फ्रॉम द हेडलाइट इज क्लियरली विजिबल ड्यू टू। ये हो जाएगा स्कैटरिंग की वजह से होता है। आप देखो, जब किसी गंदा रास्ते से, जब धूल भरा हुआ रास्ता से आप गाड़ी को लेके जाते हो, तो आपको जो लाइट है ना, आपको फील होगा कि लाइट जा रहा है और लाइट के बीच में आपको धूल छोटे छोटे क्या होगा, पार्टिकल दिखता है। वो फील होगा कि मतलब लाइट जो है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा। ठीक है, यही होता है स्कैटरिंग होता है। जो गाड़ी का जो हेडलाइट है, इससे जो लाइट निकल रहा, इसका पाथ को आप देख सकते हो कि लाइट जो है इधर उधर ना जाके एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो स्कैटरिंग की वजह से ही ये पॉसिबल है। विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन में बी स्कैटर लाइट। इसमें तो कौन सा सोल्यूशन है जो लाइट को करता है, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन। थोड़ा देर पहले ही देखे थे, एक पानी है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे जो ये रहता है, डस्ट पार्टिकल रहता है, ये ऐसे नहीं दिखेगा। जब उसके अंदर लाइट मारोगे बहुत हाई इंटेंसिटी का, तो आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल दिखेगा। इसी तरह जब रास्ता में चल रहे हो आप और रास्ता में बहुत छोटा छोटा धूल कण है, तो जैसे लाइट मारोगे आपको फील हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोलाइडल सोल्यूशन के वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनसेट भी लिखना सही रहता, सनसेट के टाइम में। ठीक है, सनराइज और सनसेट के वजह टाइम में जो सूरज है वो लाल दिखता है। ये होता है स्कैटरिंग की वजह से। नेचुरल होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। नेचुरल है, अगर आपको पहाड़ काला दिख रहा, आसमान ब्लू दिख रहा, समुद्र ब्लू दिख रहा, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, स्कैटरिंग की वजह से हो रहा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। व्हेन अ फोटोग्राफ ऑफ अर्थ इज टेकन फ्रॉम द स्पेस, इट्स बैकग्राउंड बिकम डार्क। आपको अर्थ का पिक्चर लेने के लिए नहीं बोला, आपको बोला कि स्पेस में जब पिक्चर लिया जाता है तो कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। ये क्यों दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग वहां पर नहीं हो पाता है। स्कैटरिंग क्या हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल है नहीं वहां पर। क्लाउड अपीयर वाइट ड्यूरिंग सनशाइन बिकॉज द पार्टिकल इन द क्लाउड्स। जो है क्लाउड में जो पार्टिकल है वो लार्ज साइज का है, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, सारा का सारा कलर को एक ही बार में क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और सारा कलर अगर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक पहुंचेगा तो सारा कलर मिलने के बाद कौन सा लाइट बनता है, व्हाइट लाइट। तो उसका साइज जो होगा, पार्टिकल साइज लार्ज होगा। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर है। तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो गया। Then the wavelength of the different color in the white light coming from the sun and all colors of white light are scattered by the dash amount। सारा का सारा क्या होता है, सेम अमाउंट में होता है। मान लो कि अगर सारा का सारा सेम अमाउंट में स्कैटर नहीं होता, सारा का सारा सेम अमाउंट में छितराता नहीं, तो क्या होता है, अगर मान लो कि ब्लू कम छितराता, ठीक है, उसके अलावा सारा कलर छितरा जाता या येलो कलर छितरा जाता, तो हम लोग क्या लगता है, जो कलर छितराता हमको ऐसा फील होता कि बादल जो है येलो कलर का है या बादल रेड कलर का है। सारा का सारा समान कलर में ही क्या होता है, छितराता है। जब सामान छितराएगा तो सारा का सारा कलर मिलने के बाद क्या बनाता है, व्हाइट बनाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए फाइन बीम ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन इट्स इंटर अ स्मोक फील्ड रूम।
ठीक है, स्मोक वाले रूम में या फिर स्मोक वाले रास्ता पे आप चल रहे हो, धूल वाले रास्ता पे चल रहे हो, तो आप जब लाइट मारोगे ना तो आपको फील होगा कि लाइट जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको पता होगा कि अब गाड़ी में अगर बैठे होगे तो आप देखोगे अंधेरा रास्ता में, गंदा रास्ता है, धूल वाला रास्ता है, तो आपको फील होगा कि लाइट कितना दूर तक जा पा रहा है। ये स्कैटरिंग की वजह से ही हो पाता है। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, डीप सी हो या जो भी हो, ये स्कैटरिंग की वजह से ही ब्लू कलर दिख रहा है। नेचुरल हो और बड़ा हो, ठीक है, तो वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। व्हेन सनलाइट पास थ्रू अ कैनोपी ऑफ द dense forest, tiny water droplets in the मोस्ट डैश लाइट एंड द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व। आप देखो जब बहुत घना जंगल में है, ठीक है, दुनिया का लंग जो है अमेजन का जंगल वो कहा जाता है, ये रेलवे में आया हुआ है, लंग्स ऑफ अर्थ जो है आपका अमेजन का जंगल वो कहा जाता है। उसमें इतना घना पेड़ है ना कि सूरज का रोशनी नीचे तक आ नहीं पाता है। तो किसी किसी जगह पे क्या होता है ना कि थोड़ा मोड़ा जो जगह रहता है जहाँ से लाइट नीचे की तरफ आ पाता है, तो वहाँ पर जो होता है आपको फील होगा कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल है और पूरा क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ये जब वाटर ड्रॉपलेट्स है आपको क्या बोला है, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट होता क्या है, स्कैटरिंग में होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि जब घना जंगल होता है लाइट नीचे तक आ नहीं पाता है, ठीक है, लाइट जो है सारा है पेड़ लोग ही, मतलब पेड़ का पत्ता की वजह से ही ऊपर ही रह जाता है। तो कहीं से अगर थोड़ा सा लाइट आता है तो वहाँ पर लाइट क्या होगा, आपको डस्ट पार्टिकल की वजह से स्कैटर होता हुआ फील होगा। टिंडल इफेक्ट जो है ऐसे भी काम करता है स्कैटरिंग पे, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। What would be the color of the sky viewed by the astronaut in the International Space Station? आसमान अगर देखा जाए अर्थ के बाहर से तो वो दिखता है ब्लैक, क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। टेंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू द डैश लाइट। टेंडल इफेक्ट जो है किसके ऊपर काम करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर काम करता है। टेंडल इफेक्ट क्या बोलता है कि जब भी एक लाइट पार्टिकल आता है, बहुत छोटा सा पार्टिकल से टकराया, ठीक है, इस पे टकराएगा, इस पे टकराएगा, ब्राउनियन मूवमेंट करने लगेगा, इधर उधर टकरा के मूव करने लगेगा, इसी को बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ब्लू कलर ऑफ स्काई, हाँ ये यही एग्जाम्पल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। बड़ा होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसका फिनोमेना है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का है एग्जाम्पल। रेनबो जो है इसमें TIR भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट थ्रू द, ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन की वजह से प्रिज्म से जब कोई लाइट गुजरता है तो वो 7 कलर में क्या हो जाता है, टूट जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू, ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो आसमान है वो ब्लू दिखता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग अबाउट द सीवी रमन। सीवी रमन के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न, हाँ जो आज़ाद भारत का पहला भारत रत्न जो है किसी साइंटिस्ट को मिला था तो उनका नाम तो भारत सीवी रमन था, ठीक है। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, फोटो ये क्या बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से मिला था। ही बॉर्न इन द 1888 इन तमिलनाडु, हाँ इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 1888 में। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द किंगहुड, किंगहुड का टाइटल कौन देता था, अंग्रेज देता था। और कब बोला गया है, 1987 में है, जबकि इनका डेथ हुआ था 1980 के करीब में हो गया था, 1970 में हुआ था, आई थिंक 1970 में हुआ था, 1970 में इनका डेथ हो गया। तो आपसे पूछो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन जो डी है यही गलत हो जाएगा। द कलर ऑफ क्लाउड, द कलर ऑफ द क्लाउड अपीयर वाइट बाई द स्कैटरिंग की वजह से क्लाउड का कलर क्या होता है, वाइट होता है। वाई डज स्काई अपीयर ब्लू, ब्लू क्यों दिखता है आसमान, स्कैटरिंग की वजह से। ऑल कलर ऑफ वाइट लाइट एक्सेप्ट ब्लू एंड द मोस्ट स्ट्रांगली इनवर्ज, ये क्या क्या बोल रहा, ठीक है, सारा लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। द लाइट ऑफ ऑल द कलर इज इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, कुछ नहीं। ब्लू वेवलेंथ इज द रिलेटिवली लो एंड वाइट लाइट, गलत। वाइट कलर इज द रिफ्लेक्टेड बाय ऑल द एयर मॉलिक्यूल, जो वाइट कलर है, वाइट कलर जो भिपग्योर है ना, भिपग्योर मिल के बनाता है वाइट, भिपग्योर मिल के बनाता है वाइट बनाता है, यही बोला है। दी वाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑल द एयर मॉलिक्यूल, मतलब भिपग्योर जो है सारा का सारा रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑकर ड्यू टू द, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, स्कैटरिंग किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट की वजह से होता है, ठीक है। एक मिनट, वाई डज स्काई अपीयर ब्लू,
सॉरी, स्काई जो है अपीयर किसकी वजह से ब्लू हो रहा, तो ये क्या करता है, सारा का सारा कलर को क्या कर रहा, एब्जॉर्ब कर ले रहा। सी ब्लू वेवलेंथ इज रिलेटिवली लो एंड वाइट रिफ्लेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द स्केटर एटमॉस्फेयर। ब्लू कलर जो है, सॉरी, ये जो ब्लू कलर है ये छितरा जाता है एटमॉस्फेयर में, और यही वजह है कि जो आसमान है ब्लू दिखता है। ऑप्शन सी राइट होगा। द प्रोसेस ऑफ ग्लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द कोलिजन ऑफ काउज द कोलिजन विद द पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द फ्लूइड ऑफ लाइट इज कॉल्ड। ये जो क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंडल इफेक्ट। बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द कोलिजन काउज बाय द कोलिजन विद द पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द फ्लूइड, ये टेंडल इफेक्ट होता है। जब भी किसी भी लिक्विड के अंदर में अब डस्ट पार्टिकल है, यहाँ से लाइट चल के आया, टकराया इस पार्टिकल से, इधर इधर मूव करने लगा, तो ब्राउनियन मोमेंट जो होने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काम पसंद आए तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।